नमस्कार, मेरा नाम यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स और भिलाई टाइम्स के खास एपिसोड द कैंपस में हम इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर संतोष राय के कैंपस में। डॉक्टर संतोष राय इंस्टीट्यूट, कॉमर्स गुरु और एक जाना पहचाना नाम जिन्होंने कॉमर्स को एक ब्रांड बनाया है। कॉमर्स जिसको लोग चाहते हैं कि 10वीं के बाद अगर कुछ नहीं समझ आ रहा है तो कॉमर्स पढ़ लो, लेकिन कॉमर्स डॉक्टर संतोष राय सर ने उसको ब्रांड के रूप में बना दिया है और लोग चाहते हैं कि कॉमर्स पढ़ना हो तो संतोष राय के इंस्टीट्यूट में आकर पढ़े। हमारे साथ मौजूद हैं और डिस्कशन करेंगे, बातचीत करेंगे कॉमर्स के इतिहास पर, कॉमर्स के भविष्य पर और जो मौजूदा शिक्षा हालात है उस पर। सर, पहले तो आपका शुक्रिया, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। मैं डॉक्टर संतोष राय और कॉमर्स के क्षेत्र में पिछले 25 साल से मैं जुड़ा हूँ। 1994 में कॉमर्स इंस्टीट्यूट हमने स्थापित किया। उस समय पीईटी पीएमटी की ही क्लास चला करती थी और कॉमर्स को तृतीय दर्जे का विषय माना जाता था। लोग ये सोचते थे कि बच्चा या तो इंजीनियर बनेगा या डॉक्टर बनेगा। अब भिलाई के परिवेश में तो कॉमर्स वही बच्चा लेता था जो क्लासरूम का सबसे बुद्धू बच्चा है या जो नहीं पढ़ सकता है। शायद इसके पीछे जब मैंने कैलकुलेट किया या पूरी चीज़ों को जब देखा तो मुझे लगा कि शायद जब यहाँ से लोग निकलते हैं तो भिलाई स्टील प्लांट में नौकरी करते हैं, तो भिलाई स्टील प्लांट का निकलता हुआ धुआं उन्हें इंजीनियर साहब बनाने के लिए प्रेरित करता था। और इधर एक सड़क जोड़ती है जो सेक्टर 9 हॉस्पिटल हुआ करता था, वहाँ लोग अपने बच्चों को डॉक्टर साहब बनाना चाहते थे। तो दो ही शब्द था, इंजीनियर साहब या डॉक्टर साहब। मुझे लगा बीच में बहुत सी और भी जगहें हैं जहाँ हम कॉमर्स को स्थापित कर सकते हैं और बेहतर तरीके से कॉमर्स को आगे ले जा सकते हैं। तो वहाँ से मैंने शुरुआत की। 1994 में 10 मार्च को हमने अपने इंस्टीट्यूट को इस्टेब्लिश किया। लोग जानना चाहेंगे संतोष राय सर के बारे में, तो संतोष राय सर की बायोग्राफी क्या है? मैं आपकी किताब पढ़ा था 3, 2, 1 भागो। उसमें आपने लिखा है कि 7वीं में आप फेल हो गए थे और उस फेल ने आपको बहुत कुछ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी कर दिया, क्योंकि बच्चे फेल होने के बाद एक पीछे चले जाते हैं कि अब नहीं कुछ नहीं, लेकिन आपने उसको आगे की तरफ ले गए। तो कैसे फेल हो गए थे और आप कैसे उसको आगे लिखे गए, मोटिवेट होगा? चूँकि मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था और हिंदी मीडियम होने की वजह से थोड़ा सा इंग्लिश में हाथ में बोलूँ कि तंगी में ही रहते थे। और 7वीं जब मैं पढ़ना शुरू किया तो 7वीं में हाफ ईयरली में जितने सब्जेक्ट में फेल हो सकते हैं बच्चे, उतने सब्जेक्ट में मैं फेल हो चुका था। हिंदी और उस समय 5 विषय हुआ करते थे। यशवंत जी, मैं बताऊंगा, उस समय 5 विषय होते थे: संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और साइंस। तो मैं हिंदी और संस्कृत में तो पास हो गया था, बाकी तीनों सब्जेक्ट में फेल हो गया था। और उसमें मुझे मैथ्स में 8 मार्क्स मिले थे, 8 नंबर 100 नंबर में। आप उसको 80 समझ गए? उसको मैं 08 लिखा हुआ था, तो मुझे ये नहीं मालूम था कि 8 के इस साइड में 0 लगेगा कि 8 के उस साइड में, तो मैं उसको 80 समझा था। और 8th क्लास में डेट शायद 8 दिसंबर या 15 दिसंबर के आसपास का डेट है, किसी ने मुझे कुछ ऐसे अपशब्दों का प्रयोग किया, अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया, और वो दिन था और वहाँ से मेरी ज़िंदगी में परिवर्तन आया। यशवंत जी, मैं ये बताना चाहूँगा और बच्चों को जो ख़ास तौर से नहीं पढ़ते हैं उन्हें भी ये बताना चाहूँगा कि उसके बाद जो मेरी ज़िंदगी में परिवर्तन आया, मैं 9th क्लास जाते जाते स्कूल का टॉपर रहा हूँ। और 9th क्लास में हम 9th क्लास में कॉमर्स लिया करते थे और 9th क्लास में ही मैं 3 सेक्शन में स्कूल का टॉपर बन गया। उसमें सर मतलब अभी तो 11वीं से शुरू हो जाता है सब्जेक्ट चेंज करना, उसमें 9th में हो जाते थे? तो 9th में सब्जेक्ट उस समय मेरे दिमाग में भी एक बार आया था कि मैं इंजीनियर बनूंगा और मैं मैथ्स लेने की कोशिश किया कि मैथ्स ले लेता हूं। मैंने मैथ्स लेके 15 दिन पढ़ाई भी किया। फिर कुछ दिन बाद मेरे दोस्तों ने कहा कि यार बायोलॉजी लेगा तो डॉक्टर बनेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो मैं बायोलॉजी लेके पढ़ाई करना शुरू कर दिया। तीसरी बार मैं कुछ लोगों ने बोला कि अरे तुम कॉमर्स लोगे तो बैंक मैनेजर बनोगे, फिर मैं कॉमर्स ले लिया। तो कॉमर्स लेकर के कॉमर्स मुझे इतना भा गया कि मैंने सोचा कि ये मेरे ज़िंदगी में अगर उतर जाए, कहते हैं ना कि अपनी पसंद की कोई चीज़ मिल जाए, और कहा भी गया है कि अगर किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको मिलाने में लग जाती है। तो कॉमर्स मेरी पसंद का सब्जेक्ट मिल गया। फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा और 9th क्लास में ही हम लोग सब्जेक्ट कॉमर्स ले लिए थे। इंस्टीट्यूट का प्लान कहाँ से आया सर? मतलब आप टीचर कैसे बन गए? मतलब आप तो कोई नौकरी भी कर सकते थे कोई अच्छे बैंक में या फिर कोई अच्छी जगह पे सीए बन जाते। मेरी कुल 11 जगह मेरी नौकरी लगी। आज भी कुछ ज्वाइनिंग लेटर आज भी मेरे पास में है, गवर्नमेंट जॉब भी लगे। इन सब को छोड़ करके जो कॉमर्स की दुनिया में आने के पीछे या इंस्टीट्यूशन के पीछे जो सबसे बड़ा बहुत ही कठिन काम था, यशवंत जी, मैं बताना चाहूँगा कि यह निर्णय लेना कि मैं कोचिंग सेक्टर में आऊँ, क्योंकि लोग नौकरी के प्रति बड़ा रुझान होता था। मैं गवर्नमेंट जॉब तक छोड़ करके और कोचिंग की दुनिया में आया। उसके पीछे रीज़न ये था कि जो यहाँ एक मिथ है
कि कॉमर्स तृतीय श्रेणी का सब्जेक्ट है, तो तब से लेके आज तक मैं कॉमर्स की मसाल लेकर के दौड़ रहा हूँ। और जब तक जिंदा रहूँगा कॉमर्स को मैं यह एहसास दिलाऊँगा और यहाँ के बच्चों को भी एहसास दिलाऊँगा कि कॉमर्स बुरा सब्जेक्ट नहीं है, सर्वश्रेष्ठ है, श्रेष्ठ है। लोग आज भी बोलते हैं कि भिलाई मतलब इंजीनियरिंग और मेडिकल का गढ़, लेकिन आपने उस मिथक को तोड़ा तो है। नो डाउट कि कॉमर्स पढ़ना है तो भिलाई में संतोष राय इंस्टीट्यूट पढ़ लो। और एक दौर शुरू हुआ है कॉमर्स में भिलाई में। जीएसटी के बाद सर, मतलब जीएसटी जैसे लॉन्च हुआ उसके बाद से कॉमर्स की डिमांड तो बढ़ी होगी जहाँ तक। पहले से ही महाराष्ट्र वगैरह में कॉमर्स को बहुत से लोग जानते थे, पहचानते थे और कॉमर्स के प्रति रुझान था। निश्चित तौर से आपका कहना बिल्कुल सही है कि भिलाई में लोग इंजीनियर डॉक्टर ही बनाना चाहते थे। और आज जब कॉमर्स की जो बातें आई और बाद में जैसे जब मोदी जी की सरकार आई तो मोदी जी ने जो जीएसटी और बाकी चीज़ें लाया उससे एरिया और डेवलप हो गई। आज कॉमर्स के क्षेत्र में बृहत एरिया हो गई और एरिया बढ़ गई। बच्चे का भविष्य जो है और आगे आने वाला समय में जो करियर है वो ज़्यादा बेहतर हो गया। अगर अभी कोई हमारे 10वीं को कोई बच्चा है या फिर वो बच्चा वीडियो देख रहा होगा या फिर उनके पेरेंट्स वीडियो देख रहे होंगे तो उन्हें कॉमर्स क्यों चूज़ करना चाहिए? मतलब मैं चाहूँ एकदम सरल शब्दों में कि नौकरी के क्या क्या संभावनाएं हो सकते हैं, सरकारी सेक्टर में क्या हो सकते हैं, प्राइवेट में कहाँ जा सकते हैं, सरल शब्दों में बता दें। सबसे मुख्य रूप से मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे आज आपके चैनल के माध्यम से जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं और अपने बच्चों को लेके कंफ्यूज हैं कि मैं मैथ्स दिलाऊं कि बायोलॉजी दिलाऊं या कॉमर्स दिलाऊं, तो उनको ये बताना मैं चाहूँगा कि कॉमर्स एक बहुत ही बेहतर सब्जेक्ट है और आज कॉमर्स में बहुत सारी संभावनाएं हैं। अगर आपका बच्चा सीए, सीएमए, सीएस अगर इन कोर्स को करता है तो बहुत ही अच्छी बात है। और आपने अपने न्यूज़ चैनल में अंजलि देशमुख का इंटरव्यू एक दिखाया था जो काफ़ी सीएमए की हुई है बच्ची, और मैं यहाँ सबको यह भी बताना चाहूँगा कि वह एक ऐसे घर को बिलोंग करती है जहाँ माता जी सिलाई करके उस बच्ची का पढ़ाई का पूरा कैसे भी संभालती हैं। हम लोगों ने भी जो हो सका उससे सहयोग किया। वो बीकॉम कंप्लीट करने के पहले वो बच्ची आज जॉब में भी लग गई, सीएमए कंप्लीट हो गया, इंडिया रैंक के साथ निकाली। एक 20 साल कुछ महीने की बच्ची आज इंडियन ऑयल 16 लाख रुपए के पैकेज में ज्वाइन की है। ये बड़ी बात है कि मतलब हमारी भिलाई की बच्ची और 12वीं कंप्लीट करने से पहले ही 16 लाख की नौकरी पा गई। डेडिकेशन है उनके पीछे, आप लोगों ने देखा होगा उनको बहुत करीब से। अभी मैं सिर्फ अंजलि देशमुख के बारे में भी नहीं कहना चाहूँगा, साथ साथ में और भी जो बच्चे हैं, सहज चावला उन्होंने अभी ज्वाइन कर लिया, एलएनटी ज्वाइन कर लिया, ईसा, ये कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने जो सीएमए कंप्लीट किया। लेकिन बच्चों को साथ साथ में मैं यह भी कहना चाहूँगा कि कम्युनिकेशन स्किल पे बहुत काम करें, अपनी इंग्लिश पे भी काम करें। सिर्फ घूमना, रील बनाना, मैं उसके विरोधी नहीं हूँ, सोशल मीडिया को यूज करें, रील भी बनाएं, लेकिन कुछ समय रील बनाएं, पूरे समय रील में ही अपने आप को ना ही खपा दें। सर आज से 10 साल पहले आप जब पढ़ाते रहे होगे वो बच्चे और आज के बच्चे कितना फ़र्क हो गया बच्चों में, मतलब पढ़ाई को लेकर जो डेडिकेशन है या फिर चाहे भी तो सोशल मीडिया का दौर है, तो कितना आप फ़र्क महसूस कर पाते हैं दोनों बच्चों को, दोनों दौर के बच्चों को देखते हैं? हाँ, मैं थोड़ा सा यूथ प्रेमी हूँ, युवाओं का प्रेमी हूँ। मुझे आज का बच्चा ज़्यादा इंटेलिजेंट नज़र आता है, आज का बच्चा ज़्यादा बेहतर कर सकता है, आज का बच्चा ज़्यादा इमोशनल है, आज का बच्चा ज़्यादा सेंटीमेंट्स रखता है। बस अंतर ये है कि अगर उन्हें सही मार्गदर्शन मिल जाए और उनके सेंटीमेंट को टच करते हुए उनके इंटरेस्ट की चीज़ों को डेवलप करें तो आज का बच्चा पुराने बच्चों से ज़्यादा बेहतर कर सकता है। उसके पॉइंट की वो चाहता क्या है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, अगर उस पार्ट को हम पकड़ लें और उसके इंटरेस्ट को देखें, क्योंकि संभावनाएं बहुत बन गई हैं। जसवंत जी, आप भी देख रहे हो कि आप जैसे अपने भिलाई टाइम्स के माध्यम से जो डिफरेंट चीज़ों को कवर करके, शायद मैं सोचता हूँ कि एक ऐसा चैनल है जो बहुत कम समय में हम सब चीज़ों को जान पाते हैं कि किस जगह पे कहाँ पे क्या चल रहा है, और आप पूरे क्षेत्र को कवर करते हो। तो आज के बच्चे के पास जैसे आपने हर क्षेत्रों को कवर किया है, आज कॉमर्स के बच्चों के पास में भी हर क्षेत्र उपलब्ध है, हर क्षेत्र में अपने करियर को बना सकता है। अच्छी स्ट्रेस बहुत जल्दी हो जाती है सर। आज के जैसे देखें कि वो संघर्ष करना नहीं जानते, वो परिश्रम करना नहीं जानते, उनको लगता है कि ये आखिरी मुकाम है, उसके बाद कुछ नहीं ज़िंदगी, और वो सुसाइड कर लेता है। तो ऐसे बच्चों के लिए क्या करना चाहिए, उन पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? ये जो सुसाइडल टेंडेंसी आप जो बता रहे हैं या डिप्रेशन जो शब्द आप बता रहे हैं, हम लोग समय आप भी अपना अगर थोड़ा सा बचपना का इतिहास देखोगे तो टीचर बड़े अच्छे से कुटाई किया करते थे, मारा करते थे, घर में माता पिता भी बहुत मारते थे। आज वो संभावनाएं ख़त्म हो गई। पहले आज तो बच्चा अगर फेल भी हो जाता तो माता पिता ये कहते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, और हम लोग जब थे तो क्लासरूम के अंदर फेल होते थे तो अपने मम्मी पापा का चेहरा नज़र आता था, और हाँ, तो बहुत सारी चीज़ें थी और उसमें हम ऐसा लगता नहीं था कि कभी हम मरने के बारे में सोचें। तो आज शॉर्ट टर्म में जल्दी से जल्दी सफलता प्राप्त करने की चाह में बच्चा डिप्रेशन में आ रहा है। बच्चों के साथ दोस्त भी नहीं है सर,
बच्चों के पास दोस्त भी नहीं है। उसके पीछे रीज़न है कि सोशल मीडिया आ गई, बच्चे दिन भर उन चीज़ों में लगे रहते हैं, इसलिए बच्चों के दोस्तों की कमी हो गई है। दोस्त के नाम पे बस वही लाइक कमेंट करने वाले कुछ लोग होंगे। लाइक कमेंट करने वाले हैं। सबको देखेंगे अगर आप तो फेसबुक में तो उनके 2000 दोस्त हैं, रियल लाइफ में 2 दोस्त नहीं हैं। तो ये भी एक पार्ट है। यहाँ पेरेंट्स को थोड़ी सहजता सजगता बरतनी पड़ेगी। पेरेंट्स को भी थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। मैंने ऐसे भी घर देखे हैं यशवंत जी कि वो बैठ करके यहाँ माता जी अपने मोबाइल में लगी हैं, पिताजी अपने मोबाइल में लगे हैं, बेटा अपने मोबाइल में लगा है, और वो इस तरीके से एक दूसरे को जान नहीं पा रहे हैं। जब मैं आपका चेहरा देखूंगा तब मुझे एहसास होगा कि यशवंत खुश हैं, कि यशवंत दुखी हैं, कि यशवंत के जीवन में क्या चल रहा है। हम तो चेहरा देख ही नहीं रहे, हमारा सर तो नीचे है और हम दिन भर मोबाइल में देख रहे हैं। स्टेटस अपलोड कर रहे हैं, उसमें देख रहे हैं कि वो आदमी खुश है कि दुख है। और मैं तो सबको बोलता हूँ, बच्चों को भी बोलता हूँ कि जो रियल में जो फोटो आप लोग देखते हो वो आपका रियल फ़ोटो नहीं है। जो आधार कार्ड और पैन कार्ड में जो आपका फ़ोटो है, वोटर आईडी में जो फ़ोटो है, वो रियल फ़ोटो है। तो वहाँ आपकी सुंदरता पता चलती है। तो यहाँ बहुत सारी संभावनाएं हैं, उस संभावनाओं को पकड़ना सबसे इम्पॉर्टेंट है। सर, कोरोना काल का तीसरा दौर हमने देखा, 2 दौरों में हमने ऑनलाइन एग्ज़ाम दिया। अभी बहुत विवाद हुआ, बहुत बवाल हुआ कि ऑनलाइन होना चाहिए। ऑनलाइन एग्ज़ाम कर भी दिया, ऑफलाइन का फैसला था, ऑनलाइन कर दिया बच्चों की मांग पर। आप एज ए कॉमर्स गुरु, आप शिक्षाविद, कैसे देखते हैं कि आप वाकई में ऑनलाइन कर देना सही था कि ऑफलाइन बच्चे दे सकते थे? हमारे मुखिया जो हैं थोड़े बच्चों के साथ, यूथ के साथ, उनके निर्णय के साथ हरदम रहते हैं। तो भूपेश बघेल जी के ऊपर जो बच्चों ने दबाव डाला, उस प्यार मोहब्बत में उन्होंने वह निर्णय लिया जो अपने आप में बहुत ही सराहनीय है। लेकिन बच्चों को भी ये जानना पड़ेगा या पूरी इस चीज़ों को समझना पड़ेगा कि बच्चे ऑनलाइन एग्जामिनेशन नहीं दे रहे हैं, और आपको लोगों को भी ये बात लोगों तक बतानी पड़ेगी कि ये ऑनलाइन नहीं है। ऑनलाइन तो आप चाहे घर से दीजिए या जहाँ से भी दीजिए, आपको लैपटॉप या मोबाइल में आपको एग्जामिनेशन देना है। ये तो प्रॉपर आप अपनी आंसर को, अपनी बुक को खोल करके लिख रहे हैं। यहाँ अगर मुझसे एक व्यक्तिगत पूछेंगे तो मेरा व्यक्तिगत विचार ये है कि यहाँ पर ऐसा होना था कि कोर्स स्ट्रक्चर को थोड़ा कम कर देना था, टेस्ट पैटर्न को थोड़ा इजी कर देना था, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा कर देने थे, कुछ सब्जेक्टिव करने थे, और ऐसा करके बच्चों को लिखने की आदत डालना था। क्योंकि जो बच्चा 12th के बाद बीकॉम फर्स्ट ईयर या बीएससी फर्स्ट ईयर में आया है, तो पिछले 3 साल से बगैर किसी एग्जामिनेशन को लिखे वो बच्चा ग्रेजुएट हो जाएगा। फाइनल इस साल ग्रेजुएट हो जाए। पिछले 2 साल से एग्जामिनेशन नहीं दिया, ठीक है, वो वैसी विपत्ति थी कि उस समय एग्जामिनेशन नहीं देना जरूरी था, मजबूरी था। लेकिन अब जब देने की स्थिति आई तो यहाँ हमारे युवा लीडर लोग को भी सोचना है, हमारे सब लोगों को सोचना है कि एग्जामिनेशन होना था, भले छोटे रूप में हो, या ऑनलाइन होना था तो रियल में ऑनलाइन होना था। ये तो घर में बैठ के हम लिखे हैं, जिसको हम ऑनलाइन के रूप में बता रहे हैं लोगों को। राजनीति बहुत हावी हो गई शिक्षा उस पर, शिक्षा व्यवस्था पे, चाहे वो स्कूल शिक्षा हो, चाहे वो हायर एजुकेशन हो। आपके नज़रिए से और क्या अमूल बदलाव करने चाहिए, कुछ चेंजेस होने चाहिए जो यार वाकई में चेंज कर देना चाहिए, तो इससे शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो सकती है? क्या होगा? शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए वैसे तो काफ़ी सजग हैं हमारे राजनेता भी, ऐसा नहीं कि वो नहीं सोचते हैं, लेकिन उनको फील्ड के लोगों को बुला करके चर्चा करना चाहिए। अगर बंद एयर कंडीशन कमरे में अगर पूरी कृषि की चर्चा होगी तो कृषि को आप नहीं समझ पाएंगे। बंद एयर कंडीशन के कमरे में जो एयर कंडीशन में चलता है, एयर कंडीशन में रहता है, वहाँ बैठ करके अगर सिर्फ शिक्षा की चर्चा होगी तो आप अच्छी शिक्षा व्यवस्था नहीं कर सकते। राजनीति का तो मतलब ही होता है कि राज भी रहे और नीति भी रहे। नीति हरदम शिक्षाविद बनाते हैं, हरदम शिक्षक बनाते हैं, क्योंकि कहा गया है कि जब एक स्कूल बंद होता है तो 2 जेल खुलती है। तो जहाँ शिक्षा अच्छी नहीं होगी वहाँ क्राइम बढ़ेगा, वहाँ गलत डायरेक्शन में बच्चे जाएंगे। भिलाई एजुकेशन हब है सर, इंजीनियरिंग, मेडिकल, कॉमर्स, यहाँ सब कुछ है यहाँ पे। लेकिन कुछ पेरेंट्स आज भी उनको लगता है कि वो कोटा, पुणे, मुंबई वही सब कुछ है, तो उनको क्यों ऐसा लगता है कि हमारे भिलाई में वो नहीं है? ये कल्चर है। ये क्या है कि जो थोड़ा अमीर व्यक्ति है या जिसके पास थोड़े ज़्यादा साधन है, ज़्यादा पैसे हैं, तो ये एक कल्चर है कि भिलाई में रहने वाला आदमी अपने बच्चों को मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता भेज करके फील करता, प्राउड फील करता है। तो पेरेंट्स को यहाँ संदेश भी है कि प्राउड ये है कि आपका बच्चा बेहतर करे, प्राउड ये नहीं है कि आपका बच्चा मुंबई में पढ़ता है, प्राउड ये नहीं है कि आपका बच्चा ऑस्ट्रेलिया या कनाडा या बाहर पढ़ता है। प्राउड ये है कि ऑस्ट्रेलिया पढ़े या कनाडा पढ़े या भिलाई में रहे, बेहतर करे, अच्छा करे। और सिर्फ शिक्षा ही जरूरी नहीं है, शिक्षा के साथ में उसका व्यवहार भी जरूरी है, संस्कृति भी जरूरी है, सबका सामंजस्य हो।
तब कहीं जाके एक बेहतर शिक्षा निकलती है। मैं तो जब कभी कोई सेमिनार लेता हूँ तो व्यापार करने वाले लोगों को भी कहता हूँ कि व्यापार आपका तभी आगे बढ़ेगा जब आपका व्यवहार आगे बढ़ेगा। व्यवहार अच्छा नहीं है तो व्यापार नहीं है, तो व्यवहार आप अच्छा करिए, व्यापार बढ़ेगा। आप अपने बच्चों के अंदर अच्छी शिक्षा डालने के लिए प्रेरित करिए, बच्चा अच्छा करेगा। आज यहाँ भिलाई में रह करके ही, मैं दूर नहीं जाऊंगा, मैं अपने बच्चे की ही बात करूं तो मेरा बच्चा भी भिलाई में रहा, मैंने कहीं कोटा नहीं भेजा, भिलाई में रह के, भिलाई में पढ़ के डीपीएस में 10th क्लास तक पढ़ा, इसके बाद 12th में संक्राम पढ़ा, आईआईटी में सिलेक्शन हुआ, उसके साथ उसके कई दोस्त हैं, ये 3-4 आईआईटीएन मिल करके अपना एक नया प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं, नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, स्टार्टअप पे काम कर रहे हैं। वो तो भिलाई से आईआईटी में सेलेक्ट होके गया, अच्छी रैंकिंग के साथ सेलेक्ट होके गया। हमारे टॉपर भी बहुत सारे बच्चे हर साल, चाहे कॉमर्स हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे मेडिकल, कॉमर्स के बच्चे हमारे यहाँ होते हैं। सीबीएसई में भी बहुत बच्चे हैं जो पहला दूसरा रैंक पे लेकर आए हैं। फिर भी एक माहौल जनरेट हो गया है कि कोरोना काल और उसके बाद अभी यूक्रेन हमने देख लिया, तो एक पेरेंट के अंदर डर भी तो है कि बच्चे को बाहर भेज रहे तो कुछ खतरा भी तो हो। जब तक हम लोगों को कॉमर्स में पढ़ाया जाता है कि नो रिस्क नो गेन, तो मैं इसके जैसे यूक्रेन में एक ऐसी दुर्घटना हो गई और ये तो एक बड़ा ही ऊपर का माहौल है, ऊपर की बातें हैं। ऐसा नहीं है कि मैं इसके एकदम विपक्ष में हूँ कि हमारे बच्चे बाहर जाके न पढ़ें, मैं इसके पक्ष में हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा बच्चे यानी हमारा पूरा टैलेंट बाहर मत जाए, क्योंकि अगर हमारा कुछ हिस्सा बाहर जाएगा तो वहाँ से कुछ लर्न करके आएगा। हमको इस बात के लिए प्रेरित करना है कि अगर आप बाहर भी पढ़ रहे हैं तो पढ़िए, लेकिन साथ में यहाँ ऐसे साधन, ऐसे रोजगार, ऐसे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने हैं कि बाहर पढ़ने के बाद वो अपने देश के प्रति आकर्षित हो। जैसे पढ़ाई के लिए वो विदेश के प्रति आकर्षित है, रोजगार करने के लिए देश के प्रति आकर्षित हो। ये आकर्षण हमें पैदा करना होगा, और ये आकर्षण जैसे ही पैदा होगा बाहर बच्चा जाना भी बंद कर देगा, या जो जाएगा वो आएगा। सर, अभी जो बच्चे हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे, आखिरी 2 शब्द? 2 लाइन में मैं यशवंत जी यही कहूँगा कि जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। इस भावनाओं के साथ अपनी यात्रा को प्रारंभ करें। या जब तू आया था जग हंसा तू रोया था। जब आप पैदा होते हैं तो जग हंसता है, आप रोते हैं। जब तू आया था जग हंसा तू रोया था, जिंदगी गुजर कर ऐसे, जब तू जाए जग रोए तू हंसता जा, जग रोए तू हंसता जा। तो ये थे संतोष राय सर, जिन्होंने कॉमर्स की दुनिया पर बात की, कॉमर्स के भविष्य और आने वाले समय पे जो दौर में जो बदलाव होने चाहिए उस पर बात की, मौजूदा शिक्षा हालात पर उन्होंने चर्चा की, खुलकर बातें की। अब देखने वाली बात यह है कि उनकी बातों को लोग कितना गंभीरता से लेते हैं और उनका कैरियर किस तरह से आगे बढ़ता है। तो इस तरह के बाकी अपडेट्स और बाकी जो इंस्टीट्यूशन है भिलाई के, जो एजुकेशन हब जिन्होंने बनाया है, संतोष राय सर का भी एक बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि कॉमर्स के रूप में जो उन्होंने स्थापित किया है भिलाई में, कॉमर्स अगर पढ़ना चाहते हैं तो बच्चे यहाँ आते हैं, और एक ब्रांड है, उन्होंने एक ब्रांड बना लिया कॉमर्स को। तो इस तरह के बाकी और भी इंस्टीट्यूशन से हम चर्चा करेंगे, बाकी संस्थाओं से भी बातचीत करेंगे उनके भविष्य पे और मौजूदा हालात पर। तो देखते रहिए भिलाई टाइम्स और सब्सक्राइब जरूर करिए। आप कमेंट करके बताइए कि क्या कुछ और होना चाहिए कॉमर्स की दुनिया में, क्या कुछ बेहतर और कर सकते हैं, ये जरूर बताइएगा। शुक्रिया।